दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद जो एसआईआर का मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू को बम्पर जीत हासिल हुई। अब विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर के जरिए जो बीजेपी ने है उनके वोट काट दिए, जिसके कारण बीजेपी और जेडीयू भारी मतों से जीती। अब क्या यही सच है या फिर एसआईआर के पीछे की कहानी कोई और है? देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको एसआईआर का जो काला सच है वो समझ में आएगा कि क्यों आपके लिए एसआईआर जरूरी है और क्या आपका जो वोटर कार्ड है या आपका जो वोटर लिस्ट से नाम है वो एसआईआर के कारण गायब होने वाला है। मैं इस वीडियो में एसआईआर के हर बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा ताकि आपको पता चले कि एसआईआर क्यों जरूरी है और एसआईआर के करने के बाद फिर क्या होने वाला है, जिससे जो घुसपैठिए हैं यानी जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको परेशान होने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ जो खुलासे करने जा रहा हूं कि क्या एसआर प्रक्रिया आज की है या ये मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तब से शुरू हो गई थी और अब तो सिर्फ सेकंड स्टेप है और उसके बाद जो थर्ड स्टेप वो आना अभी बाकी है। अब दोस्तों, कई लोग जो है एसआईआर को इंडियन सिटीजनशिप से जोड़ के देख रहे हैं। क्या ये सच है? तो चलिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि एसआईआर करवा कौन रहा है। देखिए, एसआईआर करवा रहा है हमारा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की ये ड्यूटी बनती है कि वो जितने भी इंडियन सिटीजन है उनको वोटर कार्ड दें और वो लोग जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनके पास वो वोटर कार्ड नहीं होने चाहिए। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया इससे पहले 2002 से लेकर 2005 तक में करवाई थी। यानी कई राज्यों में 2002 में, कई राज्यों में 2003, कईयों में 2004 और 2005 तक तकरीबन तकरीबन सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी थी। अब 2005 के बाद जो चुनाव आयोग है 2025 में फिर से जो है एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब मान लीजिए यदि आपकी आयु 18 साल से ऊपर हो जाती है और आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है तो उसके लिए आपको चुनाव आयोग का फॉर्म 6 यानी फॉर्म 6 जो है वो भरना होता है। अब फॉर्म 6 में क्या चीज है? देखिए, फॉर्म 6 में आप अपना जो जन्म प्रूफ यानी आप डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ साथ अपना एड्रेस प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ देते हैं और इसके साथ एक डिक्लेरेशन देते हैं कि आप जो है वो इंडियन सिटीजन है और आप खुद ये प्रमाणित करते हैं यानी खुद सेल्फ सर्टिफिकेट देते हैं कि आप इंडियन सिटीजन है और कहीं से भी इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग कहीं पे भी जब आप नई वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करते हैं तो यह आइडेंटिफाई करता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं। सिर्फ आपकी एक डिक्लेरेशन के बेस पे आपका जो वोटर कार्ड वो है बन जाता है। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को एज अ डेट ऑफ बर्थ भी ले रहा था, जिसके कारण यदि किसी इलीगल माइग्रेंट, यदि साधारण भाषा में हम घुसपैठिए कहें, उसका आधार कार्ड गलती से बन गया है तो फिर उसका वोटर कार्ड आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों, कहानी आधार कार्ड पे टिकी हुई है, यानी इस सब का जो कल्प्रिट है आधार कार्ड है और विपक्ष भी यही मांग कर रहा है कि आधार कार्ड को जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में है उसमें ले लिया जाए, यानी जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनका वोटर कार्ड जो है वो आसानी से बन जाए। चलिए सबसे पहले हम आधार को ही समझते हैं। देखिए, आधार को 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय कांग्रेस सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने लॉन्च किया गया था और ये इसका फर्स्ट फेज था। इसके बाद इसके कई फेसेस आए, लेकिन इसको फाइनली 11 मार्च 2016 को पार्लियामेंट में आधार एक्ट पास करके इसको एक एक्ट बनाया गया। अब यदि मैं बात करूं मई 2023 का डाटा, तो इंडियन पॉपुलेशन की 99.9% पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति आज की डेट में इंडिया में रह रहा है उसके पास आधार कार्ड है। लेकिन आधार की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, जब आधार का पांचवा फेज चल रहा था यानी 2014 से 2015 तक, उस समय जो है आधार को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ लिंक करने की योजना थी और फिर मास लेवल पे सभी लोगों का आधार कार्ड बनाया गया। यानी उस समय जगह जगह पे आधार कैंप लगाए गए और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद लोगों को आधार कार्ड इशू किया गया। देखिए, उस समय मैं भी एचडीएफसी बैंक में ब्रांच मैनेजर था और मैंने अपनी ब्रांच में आधार कैंप लगाया था। लेकिन मैंने अपनी स्क्रूटनी में यह पाया कि जिसके बेसिस पे यानी जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आधार कार्ड इशू हो रहा था
उस डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी, यानी जो भी लाइबल ऑफिसर थे वो उन आधार कार्ड्स के जो डॉक्यूमेंट थे उनको प्रॉपरली चेक नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस समय मासस यानी बहुत सारी जनसंख्या का आधार कार्ड बना था और उस समय फोकस सिर्फ यही था कि जो भी व्यक्ति है उसका आधार कार्ड बनाया जाए। अब दोस्तों इस फेज 5 के इनिशियल ईयर यानी 2014 पे हम आते हैं। देखिए मई 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और बीजेपी की गवर्नमेंट ने ही फेज 5 लॉन्च किया था। यानी इसी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितनी भी जनसंख्या है उन सब का आधार कार्ड बनाया जाए और उसके बाद 11 मार्च 2016 को आधार एक्ट पास कर दिया गया। अब दोस्तों इस सभी डाटा से हमको क्या समझ आता है? हमको यह समझ आता है कि मई 2023 तक इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड है और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और भी है कि आज की डेट में जो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी जो जनसंख्या है वो 4 करोड़ से ऊपर हो सकती है। और इसके साथ जो फेज 5 में यानी 2014 से 2015 में जिन आधार कैंपों में लोगों के आधार कार्ड बनाए गए उनमें जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली चेक नहीं हुए। अब इससे कारण अब ये तो समझ में आता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके भी गलती से आधार कार्ड बन सकते हैं या उन्होंने ले दे के या किसी के साथ भी अपना टाई अप करके अपने जो है आधार कार्ड वो बनवा लिए होंगे। अब मोटा मोटा ये समझ में आता है कि जो एसआईआर की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उसमें आधार कार्ड को इंक्लूड कर लिया जाए ताकि इन सभी लोगों के वोटर लिस्ट में जो नाम है वो ना कटे। लेकिन चुनाव आयोग को यह मालूम है कि इलीगल माइग्रेंट्स के भी आधार कार्ड बने हुए हैं और वो ये चाहता है कि आधार कार्ड को जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ना रखा जाए, क्योंकि अब सवाल है भारतीय नागरिक का। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि यदि आपके पास वोटर कार्ड है तब भी आप भारतीय नागरिक नहीं हो जाते। यानी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपकी नागरिकता को स्थापित नहीं करता एक्सेप्ट पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट की लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है और इसी में लिखा होता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं। तो दोस्तों हमको कैसे मालूम हो कि हम इंडियन सिटीजन है? देखिए इसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है और उस एक्ट का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी 1955 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जो ये बताता है कि कौन कौन इंडियन सिटीजन है और कौन कौन जो है इंडियन सिटीजन नहीं है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई भी डाटा नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि आप इंडियन सिटीजन है कि इंडियन सिटीजन नहीं है। देखिए भारत में जो जनरल इलेक्शन सबसे पहले 1951-52 में हुए थे और उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो बनाया गया था। ये 1950 में बनाया गया और ये एक लीगेसी डाटा है हमारे पास जिससे ये प्रूव हो जाता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अलावा भी एक लीगेसी डाटा और है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं। देखिए याद कीजिए इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को जो 1971 में हुआ था। हालांकि ये दिसंबर में हुआ था लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो 25 मार्च 1971 में इंडिया में आने शुरू हो गए थे। तो जो 24 मार्च 1971 का इलेक्टोरल रोल था उसको आप लीगेसी डाटा कह सकते हैं। यानी उस समय जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज थे उनके बेसिस पे भी हम जो इंडियन सिटीजन हैं इसको प्रमाणित कर सकते हैं। अब इस लीगेसी डाटा के थ्रू यदि हम भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करें तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें समय भी काफी लगेगा और रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा लगेंगे और मार्जिन ऑफ एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन थी? तो हमारे पास ऑप्शन है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी इसके बेस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी जिस समय हमारा संविधान बना उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन कहे जाएंगे इरिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। यानी उसके बाद आपको कोई भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं, आपके पास सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस अवधि के बीच में यदि आप पैदा हुए हैं यानी जो भी लोग इंडिया में पैदा हुए हैं वो इंडियन सिटीजन है। इसके साथ साथ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 भी आपको इंडियन सिटीजन डिफाइन करता है। हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि यदि हम उसमें जाएंगे तो जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा यहाँ उद्देश्य इसको एसआईआर के साथ लिंक करना है। तो हम सिर्फ जो है वो जो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुए हैं उसी तक सीमित रहते हैं और उनको इंडियन सिटीजनशिप में
कैसे डिफाइन करें इसको समझते हैं। अब दोस्तों 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुए हैं उनको इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा यदि आपके या तो माता या आपके पिता दोनों में से कोई एक जो है इंडियन सिटीजन है। अब दोस्तों 2004 आते आते ऐसे काफी इनपुट्स थे कि बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर ली है। अब दोस्तों इसके लिए एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है या तो उसके माता पिता दोनों इंडियन सिटीजन हो या फिर उसके एक माता या पिता कोई इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट आया, उसने इंडियन सिटीजन के साथ शादी की और उनका जो बच्चा है अब वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जो वीजा पे आया है, हो सकता है वो ब्रिटिश सिटीजन हो और वो वीजा पे यहाँ पे आया है और उसने इंडियन सिटीजन के साथ शादी की है, फिर उनका जो बच्चा है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अब दोस्तों जो भी व्यक्ति इंडिया में जन्मा है उसको एसआईआर के साथ जोड़ दिया गया, यानी 1 जुलाई 1987 तक जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन है। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको यह प्रूफ करना है कि उनके माता पिता जो हैं वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। अब इसके लिए चुनाव आयोग ने इसको जो है एसआईआर के साथ मर्ज कर दिया। अब देखिए कितनी स्मार्टली इसको मर्ज किया, उसको समझिएगा। अब कोई व्यक्ति 2 जुलाई 1987 को पैदा हुआ है, अब वो फर्स्ट वोटर कब बनेगा? 18 साल के बाद। अब 2 जुलाई 1987 में 18 साल ऐड कर दीजिए, ये एग्जैक्टली 2 जुलाई 2005 बनेगा। यानी इस समय से पहले जो एसआईआर है, यानी चुनाव आयोग जिसके बेसिस पे 2002 से 2005 एसआईआर को बेस ले रहा है वो ऑलरेडी हो चुकी होंगी। यानी 2002 से 2005 तक जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में हैं वो सभी भारतीय नागरिक होंगे और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में आए हैं उनको ये फाइंड आउट करना है या ये प्रूफ करना है कि क्या वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं। चलिए हम चुनाव आयोग की इस वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि जितनी भी वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनके प्री प्रिंटेड फॉर्म ब्लॉक लेवल ऑफिसर को दे रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने इस प्री प्रिंटेड फॉर्म में अपनी कलर फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो लगानी है, आपने अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके साथ साथ जहां पे भी आपका 2002 से 2005 जो लास्ट एसआईआर हुई थी उसमें आपका नाम है, उस नाम के उस सीरियल नंबर को इस फॉर्म में भरना है और सिग्नेचर करने हैं। बस इतना ही काम आपको करना है। अब उदाहरणतः मैं अपना उदाहरण लेता हूं। अब मैं आज की डेट में जीरकपुर में वोट डालता हूं। अब मेरा जो वोटर लिस्ट जीरकपुर में नाम है, लेकिन यदि मैं 2002 से 2005 की जो एसआईआर हुई थी उसमें यदि जीरकपुर में अपना नाम देखूंगा तो मेरा नाम जो है जीरकपुर में नहीं है। लेकिन उस समय जो मेरा वोटर कार्ड था वो चंडीगढ़ में बना हुआ था, तो मैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मेरे को तो मालूम है कि मैंने लास्ट टाइम यानी उस समय कहां पे वोट डाला था, तो मैं चुनाव आयोग की साइट पे जाके उस वोटर जो लिस्ट है उसका पीडीएफ डाउनलोड करूंगा और उसमें अपना असेंबली नंबर यानी मेरी कौन सी असेंबली है, मेरा जो मतदान केंद्र नंबर क्या है और उस मतदान केंद्र में मेरी क्रम संख्या क्या है, बस मेरे को चुनाव आयोग के प्री प्रिंटेड फॉर्म में यही सब लिखना है और सिग्नेचर करना है। यदि मैं ये सब करता हूं तो मेरा जो नाम है वो चुनाव आयोग की लिस्ट से नहीं कटेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए अगर मेरा नाम जो है वो 2002 से 2005 तक यानी उस समय किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं था, तो यदि उस समय मेरा कोई भी नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है तो मुझे अपने माता पिता का जो नाम है वो वहां पे दर्ज करना है। यानी मुझे अब ये खोजना है कि 2002 से 2005 में मेरे माता पिता ने कहां पे वोट डाला था और उनका मतदान केंद्र, उनका सीरियल नंबर, उनका क्रम नंबर, ये सभी जो है मुझे वहां पे नोट करने यानी इस प्री प्रिंटेड फॉर्म में नोट करने हैं। इसके साथ साथ मुझे जो रिलेशनशिप है वो नोट करना है और ये करके मुझे बस सिग्नेचर करके बीएलओ को दे देना है और उससे अपनी एक रिसीविंग ले लेनी है। देखिए इसका सिंपल सिंपल तरीका ये है कि आप अपने माता पिता, यदि आपका
उस क्रम लिस्ट में नाम नहीं है, यानी 2002 से 2005 की लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने माता और पिता दोनों का जो रेफरेंस है इस प्री प्रिंटेड फॉर्म में लिखिए। और यदि आपने प्री प्रिंटेड फॉर्म में ये रेफरेंस लिख लिया तो फिर आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव आयोग क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आपके माता पिता जो दोनों के दोनों जो हैं वो इंडियन सिटीजन हो, और जिसका नाम 2002 और 2005 की लिस्ट में है यानी वो भारत का मतदाता है, वो 1 जुलाई 1987 से पहले जो है भारत में पैदा हुआ है। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि उस फॉर्म को ब्लैंक ना छोड़े और अपने माता पिता का जो भी लिस्ट है यानी जहां भी उन्होंने वोट दिया होगा 2002-2005 में, उसको आप जो है नोट कीजिए और नोट करने के बाद फॉर्म में साइन करके बीएलओ को पकड़ा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि यदि आपका जो नाम है या आपके पेरेंट्स का नाम है वो 2002 से लेके 2005 की जो ओल्ड एसआईआर है उसमें नहीं है, तो फिर आप जो ये 12 डॉक्यूमेंट है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है कोई भी आइडेंटिकल कार्ड, पेंशन कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो अपने रेगुलर एम्प्लॉय को इशू कर रही है। दूसरे नंबर पे आता है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी सर्टिफिकेट जो इंडियन गवर्नमेंट्स, बैंक्स या लोकल अथॉरिटी ने आपको इशू किया हो। तीसरे नंबर पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया है। और चौथे नंबर पे आता है पासपोर्ट। पांचवें नंबर पे आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है जो कोई भी स्टेट अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी इशू करती है। छठे नंबर पे आता है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल निवासी पत्र भी बोल देते हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यदि किसी को मूल निवासी प्रमाण पत्र इशू करती है तो वो भी आप जो है इसको इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। सातवें नंबर पे आता है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। देखिए इंडिया में ऐसी कई जनजातियां हैं जिनको फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट इशू होता है, यानी वो जनजातियां फॉरेस्ट पे ही निर्भर रहती हैं। जैसे उत्तराखंड में भी कई लोगों के पास जो है फॉरेस्ट के मालिकाना हक है, तो उस केस में ये सर्टिफिकेट भी आपको जो है मान्य होगा, यानी इसके बेस पे भी आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। आठवें नंबर पे आता है ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो। नौवें नंबर पे आता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, यदि किसी भी स्टेट ने इसको इशू किया है तो इसको भी आप ले सकते हैं। 10वें नंबर पे आता है फैमिली रजिस्ट्रेशन, यदि किसी भी स्टेट या लोकल अथॉरिटी ने इसको मेंटेन किया है तो उसके बेसिस पे भी आप जो है इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रक्रिया में इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है एनी लैंड या हाउसिंग अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको लैंड इशू किया है या हाउसिंग अलॉटमेंट के तहत कोई स्कीम के तहत कोई हाउस अलॉटमेंट किया हुआ है तो उसको भी आप जो है इलेक्शन कमीशन को एसआईआर प्रक्रिया में ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा सकते हैं। अब 12वें नंबर पे आता है आधार कार्ड, जिसपे सबसे ज्यादा विवाद है। देखिए आधार कार्ड को जो इलेक्शन कमीशन एज अ आईडी प्रूफ ले रहा है, इसने अपनी 9 सितंबर 2025 की एक नोटिफिकेशन के दौरान यह स्पष्ट किया है कि इलेक्टोरल रोल के लिए आधार कार्ड को ना तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिया जाएगा, ना रेजिडेंस प्रूफ लिया जाएगा, ना ही आपका जो है एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा। अब इस आधार कार्ड की पूरी लड़ाई चल रही है। देखिए विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष ये चाहता है कि आधार कार्ड को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी लिया जाए, जिसके तहत जो व्यक्ति यानी जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है यदि वो इंडिया में आके बस चुके हैं और उनका आधार कार्ड बन चुका है तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में रहे। हालांकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आधार कार्ड को सिर्फ एज अ आईडी प्रूफ लिया जाए और आधार कार्ड को सिर्फ आइडेंटिटी तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जो आधार कार्ड है वो कई लोगों के गलत बन चुके हैं और ऐसे कई नेटवर्क पकड़े गए हैं जिन्होंने अवैध बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए हैं। इसका मतलब आपके आस पड़ोस में रह रहे भी कुछ बांग्लादेशी हो सकते हैं जिनके पास प्रॉपर आधार कार्ड और वोटर कार्ड हो। बस इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि ये लोग जो हैं अपनी जो वोटर लिस्ट से वो हट जाएं। अब दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। देखिए एसआर गवर्नमेंट का जो है सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये था कि हर किसी का जो है वो आधार कार्ड बना लो ताकि सबका एक आइडेंटिकल प्रूफ हो। सेकंड स्टेप ये है कि एसआईआर के द्वारा उन लोगों को जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं,
उनको वोटर कार्ड लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। अब वीडियो में बताई गई पूरी प्रक्रिया को मैं शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए, एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन कमीशन अपना जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन देगा कि किन किन की वोटर लिस्ट में नाम है, वो उन लोगों के होंगे जिनका जो ओल्ड एसआईआर में या तो खुद का नाम था या उनके माता पिता का नाम था। इसके अलावा जो लोग ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा पाएंगे, उनका नाम भी जो है वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के पास एक टोटल डाटा है जो वो गृह मंत्रालय यानी जो होम मिनिस्ट्री है उसके साथ शेयर कर सकता है। यानी इलेक्शन से पहले यानी एसआईआर से पहले कितने लोग थे जो वोटर लिस्ट में थे, और एसआईआर के बाद कितने लोग जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। अब ये जो लोग वोटर लिस्ट में नहीं है ये कौन होंगे? देखिए, पहले वो लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी और उनका आधार कार्ड जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे वो लोग होंगे जिनकी डुप्लीकेसी हो गई है, कि मान लीजिए किसी का दिल्ली में भी है और किसी का बिहार में भी है, तो उसका जो है वोटर लिस्ट में सिर्फ एक जगह नाम होगा, दूसरी जगह नाम उसका काट दिया जाएगा। अब तीसरी लिस्ट में वो लोग होंगे जिन लोगों का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो जो उपयुक्त डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। अब चलिए इस पूरी प्रक्रिया को होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखते हैं। अब होम मिनिस्ट्री को करना क्या है? उसको आधार का पूरा डाटा लेना है। अब क्योंकि हर एक वोटर लिस्ट के साथ आधार कार्ड जो है लिंक कर दिया गया है, यानी अब इलेक्शन कमीशन को यह मालूम है कि इस वोटर कार्ड के साथ ये आधार कार्ड लिंक्ड है। अब वो आधार कार्ड जो किसी भी वोटर कार्ड के साथ लिंक नहीं होंगे, इसका मतलब ये आधार कार्ड में कुछ लोग जो हैं वो मर गए होंगे, यानी जिनकी मृत्यु हो गई होगी। तो बाकी कौन लोग हैं? अब ये वो लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा नहीं पाए होंगे, और अब होम मिनिस्ट्री सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर फोकस करेगी। अब दोस्तों, ये है गवर्नमेंट का स्टेप नंबर 3। देखिए, गवर्नमेंट अब कोई भी चीज के लिए मैंडेटरी कर सकती है कि यदि आपको किसी को जॉब देना है तो उसको जो है आधार कार्ड आप एक बार वेरीफाई कीजिए। यदि उसका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिस्ट है तो ठीक है, यदि वोटर कार्ड से लिस्ट नहीं है तो आप उनसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लीजिए, और यदि वो व्यक्ति अवैध यानी इलीगल माइग्रेंट पाया गया तो जो व्यक्ति उसको जॉब दे रहा है ही इज ऑल्सो लाइबल। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के कानून फ्यूचर में ला सकती है जिससे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको इस देश में कम से कम नौकरी तो नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ जिन आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड लिंक नहीं है, गवर्नमेंट बैंक को ये डायरेक्शन दे सकती है कि उनकी ड्यू डिलिजेंस और ज्यादा बढ़ा दी जाए। यानी अब वह व्यक्ति बैंकों में अकाउंट जो खुले हैं या खोलना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, गवर्नमेंट आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर सकती है। यानी जो भी व्यक्ति इन रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहा है या जो भी व्यक्ति रेल से सफर कर रहा है, उसके आधार की जैसे ही वेरिफिकेशन होगी तो गवर्नमेंट को यह पता लग जाएगा कि वो वोटर कार्ड के साथ लिंक्ड है या नहीं है। इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है अवैध घुसपैठियों को पहचानने में आसानी होगी। अब दोस्तों, गवर्नमेंट स्टेप 3 में उन लोगों के जिनके आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक नहीं है उनको इजीली पहचान सकती है, और यदि ये पाया गया कि अवैध घुसपैठियां हैं तो उनके लिए डिटेंशन कैंप्स जो हैं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं। अब इनके लिए सजा का प्रावधान भी गवर्नमेंट ने अलग से एक्ट में दे दिया है, यानी इनको 5 साल की सजा है और बहुत भारी जुर्माना है। यानी अब जो हमारे संसाधन है उन पे सिर्फ इंडियन सिटीजन का ही राज होगा, और कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं इंडिया के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी जो नौकरी पे हमारा हक है वो इलीगल माइग्रेंट्स को अब नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताना है, आप क्या सोचते हैं, क्या एसआईआर जरूरी है या नहीं? यदि एसआईआर जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इस वीडियो देखने के बाद क्या आपका एसआईआर के लिए नजरिया बदला या नहीं।